वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वीक ऑफ जनवरी के मेजर करंट अफेयर्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग देखते हैं क्या दिस वीक मेजर हेडलाइंस थी। फर्स्ट इज पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। वी विल कवरिंग कि कौन सी स्टेट पे होता है, कैसे मनाया जाता है और इस साल क्या खास बात रही है इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट इज चिलिका लेक बर्ड सेंसस, कवचम, एंटिटी लोकर, यूरोड्रोन प्रोग्राम, इकोनॉमी रिलेटेड और इकोलॉजी रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी डिफरेंट छोटी से बड़ी लेके वो थोड़ी कवर करेंगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक। करें स्टार्ट। फर्स्ट इज पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पर्टिकुलरली आपको अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा, इट इज़ इन चंगलांग डिस्ट्रिक्ट। और पर्टिकुलर इसके भी थोड़ा सा डीपली अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो नामपोंग नाम की एक जगह है जहाँ पे हर साल पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। फेस्टिवल में नॉर्मली क्या किया जाता है? ट्राइबल लोगों द्वारा टेक्सटाइल स्टोर लगाए जाते हैं, अपने हाथ से बनाई चीज़ों को बेचा जाता है। सिमिलरली कल्चरल फेस्ट मनाए जाते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जैसे हमारे लुधियाना में भी फिलहाल दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था। सिमिलरली वहीं अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड उनका ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस की जाती है। अदर साइड यहाँ पे म्यांमार जो एक बॉर्डरिंग कंट्री है, अरुणाचल प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है। म्यांमार से भी डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज आती हैं। इकोनॉमिक एंगल से वो ट्रेड करने यहाँ पर आते हैं। दिस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने फर्स्ट लाइन में देखा कि इट इज एनुअली कंडक्टेड, हर साल मनाया जाता है, तो हम तो फिर हर साल इसको कवर करेंगे। दिस ईयर इट कोइंसाइड्स विद द 80th एनिवर्सरी ऑफ वॉर्स कंक्लूजन। कौन सी वॉर की बात हो रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1945 में एंड होती है। दिस ईयर जो पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोनों कोइंसाइड्स हो रहे हैं, उसकी 80th एनिवर्सरी है। नॉर्मली हम त्यौहार मनाते हैं, हम त्यौहार किस लिए मनाते हैं? खुशियां मनाने के लिए। और दूसरी साइड मैंने बात की कि हम एक वर्ल्ड वॉर की एनिवर्सरी को भी साथ में कोइंसाइड करें। ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रही है। क्यों इन दोनों को रिलेट किया जाता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दिस कि जो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड है वो इसी लोकेशन के अराउंड 25 किलोमीटर के दायरे में है। लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड मतलब जो भी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो पर्सन शहीद हुए थे, चाहे वो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे, इंडिया के थे, जापान के थे, किसी भी कंट्री से बिलोंगिंग थे, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे उनको दफनाया गया था? इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड है। अब जो हम ये फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल में उन शहीद किए हुए लोगों को भी याद किया जाता है, उन पर वॉर मेमोरियल बनाया गया। नेक्स्ट, म्यांमार में इस टाइम पे विदाउट एनी पासवर्ड आपको एंट्री में दी जाती है इंडिया में। मतलब नॉर्मली अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना तो हमें पासवर्ड अप्लाई करना होता है, बट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल आपको बिना पासपोर्ट अप्लाई किए जो अदर कंट्री के रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया में शामिल हो सकते हैं। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश भी वन ऑफ द 4 स्टेट्स इन इंडिया है जहाँ पे आपको पासपोर्ट जैसी एक प्रोविजन होती है जिसको कहा जाता है इनर लाइन परमिट, ILP, जिसके लिए आप अप्लाई करके ही उस टेरिटरी में एंटर कर पाते हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप भी उसके लिए थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती है हम इंडियंस को भी। नेक्स्ट इज, अगर पंगसू पास इस फेस्टिवल का नाम है तो हमारे लिए पास का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। पंगसू पास कहाँ पर है? पटकाई हिल्स पे। पटकाई हिल्स नॉर्मली कहाँ पर है? पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस की एक सब रेंज है पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स की एक पहाड़ी है पटकाई हिल्स, उसके अराउंड ही पंगसू पास है। नॉर्मली जब भी आपको सामने पास वर्ड आए, पास मतलब किसी दो कंट्रीज को ये ज्वाइन करता है। कौन सी दो कंट्रीज है? इंडिया एंड म्यांमार। डन। हमारा करंट अफेयर बेसिकली ये था। फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इट कोइंसाइड्स विद किसकी एनिवर्सरी से? 80th वर्ल्ड वॉर 2 की एनिवर्सरी से। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, चिलिका लेक बर्ड सेंसस। जब भी कोई सेंसस की बात हो, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि किसके द्वारा कराया जा रहा है। इट इज कंडक्टेड बाय चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी अलोंग विद चिलिका वाइल्ड लाइफ डिवीजन। नाउ अगर हम किसी अथॉरिटी का नाम ले रहे तो साथ में उस अथॉरिटी का हेड भी पता होना चाहिए। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द CM ऑफ ओडिशा। अच्छा, ओडिशा के CM ही क्यों है? क्यों? क्योंकि चिलिका लेक है ही ओडिशा में है, तो CM ऑफ ओडिशा हेड करते हैं चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी को। इस सेंसस में क्या कंक्लूजन निकल के आया कि नंबर ऑफ द बर्ड्स इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अदर साइड जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज है इज ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड। चिलिका लेक एक स्पेशली एज अ वाटरफॉल माइग्रेटरी लेक है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से जो भी बर्ड स्पीशीज है अपनी टेरिटरी छोड़ के इंडिया में रिजाइड करते हैं। रीजन क्या होता है कि मॉनसून की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से, तो उनके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन चिलिका लेक होती है जो हमारे उड़ीसा में है। नाउ कहाँ से? यहाँ पे जो हमने सेंसस की बात करी कि 1,01,27,000 अप्रोक्स बर्ड स्पीशीज की काउंटेड की जाती है। कितनी वैरायटी है? 196 स्पीशीज की। उसमें से कुछ माइग्रेटरी है और कुछ हमारे रेजिडेंट बर्ड्स हैं। सिमिलरली यहाँ सबसे ज्यादा वैरायटी किस स्पीशी की देखी गई है? गढ़वाल्स, देन नॉर्दर्न पिनफेल्स एंड यूरेशियन विजन्स।
आपको सिंपली यहाँ तो सेंसस पे क्वेश्चन आएगा कि सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, इसका कंक्लूडिव आंसर क्या निकल के आया, रिपोर्ट क्या निकल के आया। लास्ट आपसे ये पूछ लेंगे कि ये टर्म्स हैं गढ़वाल या पिंड फॉल्स, ये रिसेंटली न्यूज में थी, ये क्या है, किससे रिलेटेड है। इट इज अ स्पीशी ऑफ डक, किससे रिलेटेड है, चिलिका लेक से, कि चिलिका लेक में भी जो फिलहाल में सेंसस हुआ है सबसे ज्यादा नंबर इन स्पीशीज का है। क्लियर। चिलिका लेक से एक फैक्ट और याद रखना कि चिलिका लेक फर्स्ट वाज रजिस्टर, इंडिया में से पहला ऐसा कोई लेक था जो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया जाता है। क्लियर। चिलिका लेक में एक पहले भी प्रीवियस मंथ न्यूज में चला, इसका नालाबन आइलैंड, नालाबन आइलैंड ऑफ चिलिका लेक आजकल डिसअपियर होता जा रहा है। तो डन, चिलिका लेक काफी रीजंस की वजह से न्यूज में चलता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द वर्ड कवच। नॉर्मली हमें जो भी वन लाइनर स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आएंगे क्या आएगा कि टर्म कवच is recently in news is related to what। अगर हमने गैस भी लगाना तो हम ये सोचेंगे कवच, कवच मीन्स कोई आर्मर होना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शील्ड है। सिमिलरली कवच क्या है, केरला स्टेट द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, और ये इंडिया का पहला ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम है किसी स्टेट ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, केरला स्टेट ने लॉन्च किया। किसने बनाया, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलोंग विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड एक इंटरनेशनल अथॉरिटी भी इसके साथ ज्वाइंट है, और ये इंटरनेशनल अथॉरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, वर्ल्ड बैंक। तीनों अथॉरिटीज ने मिलकर ही ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया। प्रैक्टिकली इसमें क्या किया जाएगा, जब भी गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन है, साइक्लोन का कोई हमें एविडेंस दिख रहा है, तो दे विल स्टार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये कहाँ पे लगाए जाएंगे, सायरन जैसे सिस्टम लगाए, यू कैन सी द पिक्चर। ये कैसे लगाए जाएंगे, ऑफिस बिल्डिंग्स की छत पे या स्कूल्स की रूफ्स पे साइरेंस लगाए जाएंगे, और साइरेंस में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट्स होंगे। प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट्स में ये लोगों को अवेयर कर देंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी डिजास्टर की कंडीशन बन रही है, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर बिफोर। पर्टिकुलरली इसकी डिटेल में कवर करेंगे। 3 साइरन लाइट्स है, कलर तीनों के इंपॉर्टेंट है, रेड, येलो, ऑरेंज, अलोंग विद 8 लाउड स्पीकर्स हैं जिनकी रेंज क्या है 1.2 किलोमीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम एंड इरानाकुलम, दो लोकेशंस है इन द स्टेट ऑफ केरला जहां पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइरन्स लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 13 ईच लगाएंगे। आपके लिए सिंपल कवच टर्म पता होनी चाहिए, कवच वर्ड किससे रिलेटेड है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू एंटिटी लोकर। एंटिटी लोकर इज ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया में भी किसने लॉन्च किया इसको, NEGD। NEGD इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन विच इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डन। आपको क्या पूछा जाएगा कि जो एंटिटी लोकर एक सिस्टम है, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले इसका मतलब समझते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक डिजी लॉकर गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर में क्या होता है कि हम अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द हमारा 10th के सर्टिफिकेट से लेके हमारे मैरिज सर्टिफिकेट तक, जो भी हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम क्लाउड स्टोरेज, डिजी लॉकर के नाम के क्लाउड स्टोरेज में डिपॉजिट करते हैं। क्या है इसका बेनिफिट कि गवर्नमेंट ऑथोराइज डाटा, यहाँ पे इंक्रिप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ इन्होंने भी क्या लॉन्च किया, एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर और डिजी लॉकर में दो मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स डिजी लॉकर में कोई भी नॉर्मल सिटीजन, सिटीजन का मतलब कोई भी स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ होगी, कोई बिजनेसमैन हो गया, सभी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अदर साइड जो एंटिटी लॉकर है वो इट इज ओनली फॉर द एंटिटीज। एंटिटीज मीन्स किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी हो सकता है, ये MSME हो सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, कोई किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अदर डिफरेंस जो एंटिटी लॉकर और डिजी लॉकर में इट इज कि एंटिटी लॉकर में इट इज मैंडेटरी कि आपके पास आधार होना चाहिए, आधार द्वारा ही आपकी यहाँ पे एंट्री और ऑफिशियल डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। अदर साइड डिजी लॉकर में विद इन OTP फ्रॉम योर फोन यू कैन डिपॉजिट योर डॉक्यूमेंट्स। डन। इसका मतलब क्या है, स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द एंटिटीज। नेक्स्ट, इसके बेसिक फीचर्स जो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वी शुड रिमेंबरिंग, इसमें रियल टाइम असेस एंड वेरिफिकेशन होगी, कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है, देन आधार ऑथेंटिकेटेड असेस है, वी हैव मेंशन्ड इट कि आधार यहाँ पे मैंडेटरी है, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 GB ऑफ इंक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज। कितनी प्रोविजन है हमारे पास, 10 GB की। GB की फुल फॉर्म क्या है, गीगाबाइट्स। 10 GB की स्टोरेज हमें प्रोवाइडेड है। चलते हैं नेक्स्ट, इट इज यूरोड्रोन प्रोग्राम। इंडिया ने रिसेंटली यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन किया। हमारे लिए पहले यूरोड्रोन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। यूरोड्रोन प्रोग्राम इज सिंपली इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्लेन बनाना जिसकी एयरबोर्न कैपेसिटी वुड बी 40 आवर्स, और इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर मेंबर इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। हमारे लिए पहले यूरोड्रोन प्रोग्राम की 4 कंट्रीज जरूरी है, दीज आर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड इटली। नाउ इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर मेंबर ज्वाइन किया। ऑब्जर्वर मेंबर मींस हमारे पास बीइंग एन ऑब्जर्वर मेंबर 2 ही प्रोविजंस है।
फर्स्ट प्रोविजन इज कि जो भी इसका टेक्नोलॉजिकल डाटा है वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, एंड सेकंड प्रोविजन इज परचेज ऑप्शन। नॉर्मली अगर ये प्लेन बन जाता है तो एज एन कंट्री हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इनको परचेज करने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज हैं उनको ये सेल के लिए नहीं है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया एक और कंट्री है जो इसके ऑब्जर्वर मेंबर है, इट इज जापान। डन। तो चारों की चारों ये कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं? यूरोप से। तो अपार्ट फ्रॉम यूरोप और कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया से दो कंट्रीज इसका पार्ट है, जापान एंड इंडिया। जापान पहले इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना था एंड नाउ इंडिया हैज ज्वाइंड इट एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। इसकी डिटेल में देखेंगे, बॉन्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड किस टाइप का ये प्लेन बना रहे हैं? अ मेल एयरक्राफ्ट सिस्टम। मेल ये सिंपल जेंडर वाला मेल नहीं है, इट इज अ मेल मींस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। ये एयरक्राफ्ट की टाइप होती है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम। पेलोड कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2.3 टन। क्लियर। नेक्स्ट इज इकोनॉमी रिलेटेड जो दिस वीक में न्यूज थी। फर्स्ट वन इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ऑन सर्जेस। मतलब जो भी दो रिपोर्ट्स इस वीक आई हैं उन दोनों का यही कहना है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी पॉजिटिव साइड पे है। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। उन्होंने कितना डाटा बोला है? दे हैव सजेस्टेड 6.7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27। नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दी गई रिपोर्ट का नाम है WEO, डेट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उन्होंने भी यही प्रिडिक्ट किया कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी? 6.5%। नाउ ये ग्रोथ किसके बारे में बात करते हैं? जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके लिए इस स्लाइड में से एक तो यही नाम इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पॉजिटिव साइड में डिटेल दी है। अदर थिंग इंडिविजुअली स्टैटिक का यही क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट है और IMF के इन चारों में से कौन सी रिपोर्ट ऑप्शन है। दोनों का डाटा भी इंपॉर्टेंट है, कितनी परसेंटेज उन्होंने दी है। नेक्स्ट इकोनॉमी रिलेटेड है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। सिंपली इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन सकता है NZBA की फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। अगर इसके नाम को हम सेग्रीगेट करें तो इसके नाम से क्लियर हो जाएगा मतलब क्या है। बैंकिंग अलायंस मींस कुछ बैंक मिलके कोई अलायंस बना रहे हैं। नेट जीरो, और इस बात को ध्यान रखना, नेट जीरो जहां कहीं भी वर्ड आ जाए मतलब ये क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है। नेट जीरो मींस दे आर टारगेटिंग कि हमने कुछ टाइम पीरियड तक के लिए क्लाइमेट चेंज को यहाँ कंट्रोल करना है। नाउ जो NZBA अलायंस है इनका कहना है कि हमने बाय द ईयर 2050 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। ये तो हो गया स्टैटिक पार्ट इसका कि NZBA का काम क्या है, क्या टारगेट ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। नाउ करंट अफेयर क्या था इसका? इट इज कि जो वॉल स्ट्रीट बिगेस्ट बैंक्स है उन्होंने इसमें से अपनी मेंबरशिप पीछे ले लिया। यहाँ भी आपके दो फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो वॉल स्ट्रीट समझे। वॉल स्ट्रीट क्या होती है? वॉल स्ट्रीट इज कुछ बैंक्स जो न्यूयॉर्क में क्यूमुलेटिव होते हैं उनको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। सिमिलरली हमारे इंडिया में भी RBI जिस जगह पे लोकेटेड है, RBI के अराउंड जो मेजर बैंक्स है उनको क्या नाम दिया जाता है? मिंट स्ट्रीट। अदरवाइज अगर जैसे सेबी इन द सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको नाम दिया जाता है दलाल स्ट्रीट। डन। कमिंग बैक टू दिस वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट के जो बिगेस्ट बैंक है उन्होंने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है। दे आर सेइंग कि हम ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। डन। नेक्स्ट आपके लिए इसका और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ बैंक लेड एंड UN कन्वीन्ड ऑर्गेनाइजेशन। UN की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड 192 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड। उसका एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल इनिशिएटिव। उसके अंडर ही NZBA की फॉर्मेशन की गई है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबरिंग कि इंडिया का कोई भी बैंक इसमें मेंबर नहीं है। तो हम क्यों याद कर रहे हैं? हम याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो करंट में न्यूज थी, इसका स्टैटिक, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और नॉर्मली जो भी हमारे MCQs आते हैं उसमें ऐसी टर्म्स पूछे जाते हैं कि इंडिया का कोई बैंक नहीं है इसमें। हम सोचेंगे एक्सट्रीम सिचुएशन है कि इंडिया तो हर सेक्टर में आगे बढ़ के हिस्सा लेता है, तो वी शुड बी मिसजज हो जाएंगे कि नहीं इंडिया का कोई ना कोई एकलौता छोटा मोटा कोई बैंक इसका पार्ट है। बट नो, इंडिया का कोई भी बैंक इसमें मेंबर नहीं है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड जो डिस्कवरीज हुई हैं। फर्स्ट वन इज blood sucking flies has been discovered in the state of Andaman and Nicobar, in the UT of Andaman and Nicobar। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ब्लड सकिंग फ्लाइज जिसकी स्पीशीज मेंशन वो इंडिया में पहली बार कितनी मिली है? 13। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी। डन। ये स्पीशीज स्पेशल कैसे है? ये लाइफ स्टॉक को हार्म करती है, ह्यूमंस को कर सकती है हार्म बट इतना डेडली नहीं होता। बट अगर लाइफ स्टॉक को हार्म करेंगी तो उनसे डेथ के चांसेस ज्यादा है। और क्या डिजीज इससे होता है? डिजीज का नाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज ब्लू टंग डिजीज। नॉर्मल जो हमारी कमीशन है जैसे UPSC है, PPSC है, SSC है, उनको डिजीजेस के नाम जितने भी फेमिलियर हो, जितने भी थोड़े से एक्सट्रीम फनी हो, मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। तो ब्लू टंग नेम भी थोड़ा सा हटके नाम है, तो
ये याद रखना, ब्लू टंग डिजीज कहाँ से होता है, ब्लड सकिंग फ्लाई से होता है, स्पीशी का नाम इज मेंशन्ड है। क्लियर। नेक्स्ट इज द गोबी फिश हैज बीन डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश रफली ऑन द साउथ की स्टेट है इंडिया में। गोबी फिश की स्पीशीज के नाम इंपॉर्टेंट है। नाउ सिमिलरली आपको सिंपल वे में क्वेश्चन क्या आएगा कि गोबी टर्म क्या है। नॉर्मली अगर हमने तो करंट अफेयर क्लियर किया तो हम आराम से मार्क करेंगे कोई फिश की स्पीशीज है, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ तुक्का लगाएंगे कि गोबी क्या टर्म हो सकती है। गोबी क्या है, गोबी इज ए टाइप ऑफ फिश। स्पीशीज के नाम मेंशन है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कहाँ मिला है, इन द कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट है तो पहले दो कौन से है, फटाफट याद कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सुंदरबन वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल, सेकंड इज भितरकनिका इन ओडिशा, एंड थर्ड इज कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे अभी फिलहाल ही में क्या मिला, गोबी फिश डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन सीन। आपके लिए सीन टर्म इंपॉर्टेंट है, सीन आ जाएगी कि सीन क्या है, सीन इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाएंगे तो क्या बोल देंगे कि सीन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है, एक टाइप ऑफ फिश है, टाइप ऑफ स्पीशी है, क्या है, इट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहाँ पे ये हानि कर रहे हैं, कडाठा। कडाठा एक लोकेशन का नाम है इन द प्रोविंस पिलबारा प्रोविंस, पर्टिकुलर मेन कहां पर है, इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है सीन इज रिसेंटली इन न्यूज। कहां पे इसने ज्यादा इंपैक्ट किया, इन द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी लोकेशन पे हुआ ये, कराठा लोकेशन। क्या इन्होंने हानि की है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, रेनफॉल की वजह से वहां पे फ्लडिंग लाइक सिचुएशंस क्रिएट होगी। डन। अभी मैंने स्टार्ट में बोला कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, थोड़ा सा डिफरेंस देख ले। ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में बेसिकली दो मेजर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कि सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला यही ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एंड सेकंड डिफरेंस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, पर्टिकुलरली 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अदरवाइज टेम्परेट साइक्लोन में कोल्ड टेम्परेचर में भी ये बन जाता है। डन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक। फर्स्ट वन इज जनवरी 17 डिक्लेयर्ड एज कुकाज शहीदी दिवस। कुकाज का अदर नेम होता है नामधारी सिख। नामधारी सिख और सिखिज्म में क्या डिफरेंस है, जहां पे गुरबानी का पाठ फास्ट रिदम में फास्ट रिसाइटेशन की जाए उसको बोलते हैं नामधारी सिख्स की गुरबानी पाठ हो रहा है। डन। इन द ईयर 1872 में एग्जीक्यूशन की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा नामधारी सिख्स की, इसीलिए ये दिन डिक्लेयर किया गया। और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पंजाब पीसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पंजाब की न्यूज है। और फिलहाल में मलेरकोटला जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में से मलेरकोटला बना है 23rd न्यू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज 20 जनवरी को डिक्लेयर किया गया सेवा सिंह ठिकरीवाला जी शहीदी दिवस। ये भी पंजाब स्पेसिफिक है। कहाँ, प्रजामंडल और सेल्फ रूल मूवमेंट की वजह से। ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा प्रिंसली स्टेट्स का रूल चलता था। पंजाब में थी फेमस प्रिंसली स्टेट इज पटियाला। पटियाला प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट में सेवा सिंह ठिकरीवाला जी प्रोटेस्ट करते। दे आर सेइंग कि हमें किसी राजा के अंडर रूल नहीं चाहिए, वी आर डिमांडिंग सेल्फ रूल। अगर हम पीसीएस के पर्सपेक्टिव से सोचे तो सेवा सिंह ठिकरीवाला जी का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताना चाहिए। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, बरनाला। बरनाला कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बरनाला इज इंडिविजुअली अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी संगरूर में से निकलेगा। डन। नेक्स्ट इज जनवरी 23 सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किससे रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी से। आपके लिए इस मिनिस्ट्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा मनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट इज जनवरी 24 सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसका थीम इंपॉर्टेंट है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। कौन सी मिनिस्ट्री है रिलेटेड इससे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन द नेक्स्ट इज जनवरी 25 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी से एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस साल 15th वाला था, जिसका थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। जाते जाते एक फैक्ट याद कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है। इसके लिए यू शुड बी कैलकुलेटिंग 18 का स्क्वायर। इससे आपके दोनों फैक्ट्स याद हो जाएंगे। इसका आपका मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 का स्क्वायर याद हो जाएगा और साथ में आर्टिकल याद हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज आर्टिकल 324 इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली 324 18 का स्क्वायर है। डन। थैंक यू।